हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार फार्मेंट के लिए टॉप 30 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं जीके जीएस में हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिए और आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी प्रयास करना है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मैं लिंक डाल दिया हूँ, तो वहाँ जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ जाकर के पीडीएफ को लेकर के रीड कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और जो पिछले 2 दिन जो आपको क्लास हुआ उसका भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो वो आज जो है पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ जाकर के आप लोग रीड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा जा रहा है, प्रकाश की गति डैश होती है। तो बताइए कि प्रकाश की गति क्या होती है। ये जनरली आपको सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम में इस प्रकार के आपको प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन मेनली अगर बात करें तो बिहार फार्मेंट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर बताइए कि प्रकाश की गति जो होती है डैश होती है। तो बताइए कि प्रकाश की गति ये कितना होती है, आपको यहाँ पर पूछा जाता है। देखिए प्रकाश की गति की बात करें तो ये जो आपका निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होता है ये आपका प्रकाश की गति होती है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपको देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड दिया, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आपको नहीं दिया, सॉरी यहाँ पर आपको दिया 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, और दूसरी चीज याद रखिए कि ध्वनि जो होता है ये निर्वात में आपका गमन नहीं कर सकता, लेकिन प्रकाश की बात करें तो प्रकाश की चाल होती है ये निर्वात में भी गमन कर सकता है, यानी वैक्यूम में भी ये क्या गमन कर सकती है। दूसरी चीज़ याद रखिए कि पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में कोई भी व्यक्ति आपस में बात क्यों नहीं कर पाता। तो यही इसका रीजन है वहाँ पर कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता, जिसके कारण से हम लोग जैसे कि ध्वनि को छोड़ते हैं तो वो क्या होता है कि ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम लोग अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता, और हम लोग जब बोलते हैं तो वो क्या होता है कि एक दूसरे से रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाता है, जिसके कारण से हम लोग आपस में वहाँ पर बात नहीं कर सकते। तो ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है, जो कि यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर आपको 2 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है, आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो बताइए ऐसी कौन सी प्रक्रिया है। ऑप्शन में से यहाँ पर आपको बताना है कौन सा प्रक्रिया है जिससे बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ये वायु शोषण के दौरान जो होता है बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आपको जनरली याद रखना चाहिए जो कि पूछा जाता है बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 3 नंबर में आप लोगों को बताना है कि जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यानी सी कहने का मतलब है वक्रता केंद्र, और ये जो आपका एफ होता है इसको हम लोग फोकस बोलते हैं। इसको यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका जो है ये आपका एक अवतल दर्पण है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें आपका क्या हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि वस्तु यहाँ पर आपको सी और एफ के बीच रखा जा रहा है, तो ये मान लेते हैं कि आपका ये क्या है, तो यहाँ पर आपका पोल होता है और यहाँ पर आपका एफ होता है। ओके, और यहाँ पर आपका सी होता है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि वस्तु कहाँ पर रखा जा रहा है, तो ये वस्तु जो रखा जा रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जैसे यहाँ से ये जब यहाँ से प्रकाश का किरण आएगा तो यहाँ पर आपका सीधा सबसे पहले आपका फोकस पर कटेगा, और फोकस पर कटने के बाद यहाँ पर जैसे कि जहाँ पर कि आपने वस्तु को रखा है तो यहाँ से फिर क्या होता है कि ये इधर कट जाता है, यानी कि ये जो कटता है ना ये आपका कहाँ पर कटा है, सी के बाद, यानी कि सी के आपका पीछे कट जाता है, ना कि आपका इधर कटता है। ठीक है, तो सी के आपका पीछे कट जाएगा। तो फाइनली जो यहाँ पर आपका जो ये प्रतिबिंब जो बनेगा ये सी के बाद बनेगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि ये कहाँ पर बनेगा, तो ये आपका सी के बाद बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना आपको ऐसा कंडीशन यहाँ पर आपको देख करके पूछा जाता है कि ये ऐसा कौन सा दर्पण है जहाँ पर कि वस्तु का आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, सॉरी आभासी और वास्तविक ये दोनों बनता है। ये एक अवतल दर्पण है जहाँ पर कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ये काल्पनिक भी बन सकता है और वास्तविक भी बन सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि जब भी हम लोग किसी भी वस्तु को पोल और जब हम लोग फोकस के बीच रखते हैं तो अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही ऐसा मात्र कंडीशन है, जबकि हम लोग वस्तु को फोकस और पोल के बीच अगर रख देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है, अन्यथा किसी भी कंडीशन में अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता। वही हम लोग उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर याद है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु से हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में बात करें तो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। इतनी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए 4 नंबर में पूछा जा रहा है धातु औघात वर्धनी और कोमल होती है क्योंकि। तो देखिए धातु औघात वर्धनी कहने का मतलब है कि धातु जो होता है औघात वरीयता के कारण से हम लोग क्या करते हैं पीठ के पतली उसको चादर के रूप में उसको हम लोग ढाल सकते हैं, या अनेक प्रकार के उससे जो आभूषण का निर्माण भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है औघात वर्धनीयता और कोमल होती है, ये कोमल जो होती है ये क्यों होता है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका मात्र एक ही कारण है कि धातु के परमाणुओं की परत एक दूसरे पर फिसल सकती है, जिसके कारण से ऐसा होता है। क्योंकि फिसलने का कारण क्या, जैसे हम लोग पीटते हैं तो पीटने के बाद क्या होता है एक दूसरे पर फिसलता है, तभी
तो ये क्या होता है कि एक चादर के रूप में इसको हम लोग ढाल पाते हैं। इस प्रकार से करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए पूछा जा रहा है 5 नंबर में, और इसके अलावा मैंने जो मैथ आपको जो प्रैक्टिस सेट जितना भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था इसको मैं यहाँ पर आपको जो कंटिन्यू दे रहा हूँ, तो आपको जो मैथ को भी प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर में जितना भी पूछा हुआ था वो मैं कंटेंट जो है 10-10 करके दे रहा हूँ, क्योंकि कोई लोगों को कमेंट था कि 10-10 करके ये करा दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने जो है वहाँ पर आपका मैथ को भी मैंने कवर कर रहा है। तो वहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया था, सिलेबस में मैंने क्या बताया था कि आपका लगभग 12 नंबर का आपको मैथ पूछा जाएगा, ठीक है। तो बिहार पुलिस में भले मान लेते हैं कि 5 नंबर का 4 नंबर का पूछ दिया जाता है, लेकिन इसमें आपका कंफर्म जो है 10 से 12 नंबर का आपका मैथ पूछा जाता है। हिंदी में भी आपका किसी प्रकार का कटौती नहीं होता, हिंदी भी लगभग आपका जो है 8 से 10 नंबर का पूछा जाता है। या तो आप प्रीवियस ईयर उल्टाइए फॉरेस्टर, अच्छा आप बिहार फार्मर, अच्छा आप बिहार होमगार्ड का उल्टा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर अगर मैं पढ़ा तो वहाँ पर आपको ऐसा मिला होगा, और जितना भी मैंने बताया आपको सटीक चीज़ बताया सिलेबस के रिगार्डिंग भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए जो पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए विद्युत धारा को पता लगाने के जो कार्य किया जाता है ये आपका गैल्वेनोमीटर के द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अमीटर की बात करें तो अमीटर से क्या होता है कि विद्युत धारा जो होता है इसको जो मापा जाता है कि कितना एम्पियर यहाँ पर विद्युत धारा उपस्थित है, तो यह मापा जाता है एमीटर के द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रोमीटर ये भी आपका एक प्रकार का उपकरण है। वोल्टमीटर की बात करें तो इससे जो है विभवांतर को मापा जाता है, ठीक है। यानी दो बिंदु के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है उसको हम लोग वोल्टमीटर के द्वारा मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से धारा की जो यानी कि कम भी धारा रहेगा तो वहाँ पर पता लगाने के लिए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर जो होता है इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जबकि अमीटर की बात करें तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर की भी बात करें तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको याद रखना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 6 नंबर में। देखिए चाहे बिहार फॉरेस्टर का एग्जाम दो, बिहार होमगार्ड का एग्जाम दो, या फिर आप बिहार पुलिस का एग्जाम दो, ये प्रश्न आपका जो है सभी प्रकार के सेट में आपको मिलता होगा और ये पूछा भी जाता है। इसको यहाँ पर आपको ध्यान से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको 6 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, AUCTION शब्द के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि सभी स्वर हमेशा एक साथ आए, ठीक है। सभी स्वर हमेशा साथ में आए, कितने विभिन्न प्रकार से उन्हें व्यवस्थित किए जा सकते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए आराम से, क्योंकि ये प्रश्न आपका जो है सभी प्रकार के सेट में देखने को मिलता है और पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो AUCTION यानी कि एक आपको यहाँ पर जो वर्ड दे दिया जाएगा, शब्द दे दिया जाएगा, इसमें से यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि सभी स्वर हमेशा साथ में आए और कितने विभिन्न प्रकार के उन्हें व्यवस्थित किया जा सकता है। ऐसा किस प्रकार से यानी कितना बार ऐसा व्यवस्थित किया जा सकता है, ये आपको और पूछा जा रहा है। तो जैसे स्वर के बारे में आपसे पूछा है तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है कि स्वर को काउंट करना है। तो इसमें स्वर की संख्या की बात करें तो देखिए आपका ए आपका स्वर है और बी यू भी आपका क्या है, तो ये भी आपका स्वर है। स्वर करने का मतलब क्या है, वोवेल, और जो आपका उसके अलावा जो बचता है वो आपका कॉन्सोनेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, यू हो जाएगा, आपका 2 हो गया। उसके बाद देखिए आपका ये आई हो जाएगा 3 हो गया, और ओ हो जाएगा 4, यानी 4 गो यहाँ पर आपका क्या है, तो ये आपका वोवेल है। और यही 4 गो के बारे में आपको यहाँ पर बताना है इसको कितने तरीका से हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि 4 को लिखना है, उसके बाद यहाँ आपको 3 लिखना, उसके बाद 2 लिखना है, उसके बाद एक हम और कम कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, लेकिन एक को गुना करने के बाद कोई फर्क यहाँ पर आपका नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए नहीं लिखना, तो चलिए लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इतना आपको एक बार कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 यानी कि रिपीट करना है इसी चीज़ को। फिर आपको लिखना है यहाँ पर आपको 4, उसके बाद यहाँ पर आपको 3 लिखना, उसके बाद यहाँ पर आपको 2 लिखना, फिर आपको 1 लिखना है। अब यहाँ पर आपको इसको सिंपली गुना कर देना, बस इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो फाइनली जो इसका आपका आंसर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा आपका 24, और 4 3 12 दूना 24, 24 गुना यहाँ पर आपको 24 करना है, तो कितना हो जाएगा आपका 4 चौक कितना हो जाएगा 16। तो इसको गुना करेंगे तो देखिए लास्ट में आपका कितना आएगा 6, और देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही आपको लास्ट में 6 दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको सभी तरह का यहाँ पर माइंड का आपको अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर देख लिए कि अभी आप पूरा अगर गुना करते तो आपका कहीं ना कहीं आपका कुछ भी टाइम तो यहाँ पर आपका लग सकता था, इसलिए आपको इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखना है और माइंड को थोड़ा तेज करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। बिहार फार्मर के लिए अगर आप स्पेशल प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू आपको लगाते रहना है, और क्वेश्चन इसमें ज़्यादा मॉडरेट लेवल का आपको पूछा नहीं जाएगा, नॉर्मली पूछा जाएगा, और इसमें ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहता है, ठीक है। अगर इसमें आप रेगुलरिटी को अच्छे तरीके से मेंशन करते हैं तो आपका जो रिजल्ट बिल्कुल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 7 नंबर में, यहाँ पर आपको देखिए क्या पूछा जा रहा है। 7 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है
कि 20 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु को यहाँ पर आपको 80 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए त्वरण को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है ये m बराबर आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है 20 kg, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर 20 kg हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको जो बल दिया है कितना दिया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर 80 न्यूटन दिया हुआ। अब हमको निकालना क्या है, तो त्वरण के बारे में पूछा जा रहा है। तो F बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, F बराबर आपका ma फॉर्मूला आता है। ए को अगर हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट करते हैं तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो F बटे यहाँ पर आपका m हो जाएगा। और F का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 80 दिया हुआ है और m यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो यहाँ पर चलिए 20 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 4। यानी ए बराबर जो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा ये आपका कितना आ जाएगा 4। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये जो आपका एक्सीलरेशन जो निकालते हैं हम लोग, त्वरण जो निकालते हैं, इसका यूनिट होता है। यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कभी कभी इसका जो है ना ये भी पूछा जाता है, त्वरण का पूछा जाता है कि यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपको यहाँ पर यूनिट जो है ये आपको डिफरेंस दे करके पूछा जाता है। यूनिट क्या होता है, डिफरेंस दे करके पूछा जाता है। जैसे कि त्वरण पूछा जा रहा है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर यूनिट ही देख करके आप मार सकते हो। क्योंकि सभी में क्या होता है, किसी में न्यूटन दिया रहेगा तो किसी में आपका कुछ दिया रहेगा, किसी में आपका कुछ दिया रहेगा। तो जहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा तो वहाँ पर आप डायरेक्टली बिना बनाए सॉल्व कर सकते हो, यानी डायरेक्ट आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, टिक मार सकते हो। तो यहाँ पर आपका फाइनली जो आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए 8 नंबर में पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको किसी भी मतलब मान लेते हैं कि ट्रायंगल या आप यहाँ ट्रायंगल दे करके या फिर आपका जो है किसी भी जैसे कि चतुर्भुज हो गया या वर्ग हो गया या आयत हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको 4 यहाँ पर आपको जो है ना ये शीर्ष आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन शीर्ष के आधार पर यहाँ पर आपको बताना है कि इससे जो है किस प्रकार का यहाँ पर आपका जो है चतुर्भुज या फिर आयत या फिर आपका वर्ग बन सकता है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले एक आयत या कुछ भी आप यहाँ पर बना सकते हो, या तो फिर आपको सिंपली यहाँ पर आपको क्या कर रहे हैं कि सीधा यहाँ पर आपको मान लेना। तो देखिए यहाँ पर हम नामकरण कर देते हैं और आपको हिंस दे देते हैं, इसको आप लोग को खुद से भी इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया 1 दिया, उसके बाद यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए दूसरा शीर्ष कितना दिया हुआ है, तो 3 0 दिया हुआ है। और तीसरा शीर्ष की बात करें तो यहाँ पर आपको 0 - 4 दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ 4 - 1 यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, तो ये आपका x1 हो जाता है और ये आपका यहाँ पर x2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच की सबसे पहले आपको यहाँ पर दूरी निकालना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको नामकरण कर देना, आपको ABCD यहाँ पर आपको कर देना। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। क्या बताया था कि जैसे कि हम लोग दूरी यहाँ पर निकालते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, तो इसमें हो जाता है आपका जैसे कि यहाँ पर x1 - x2 भी कर सकते हो, या तो फिर आप x2 - x1 भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x - x1 - x2 इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, प्लस करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है y1 - y2 का क्या करना है, इसके अंदर आपको यहाँ पर होल स्क्वायर करना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको AB के साथ करना है, फिर BC के साथ करना है, फिर CD के साथ करना है और उसके बाद AD के साथ करना है। इसका जो भुजा आपका निकलेगा, सभी का जो डिस्टेंस निकलेगा, अगर ये सभी का बराबर आ जाता है तो ये आपका वर्ग होगा, और 2 का बराबर आता है और फिर दूसरे 2 का बराबर आता है तो ये आपका आयत हो जाएगा, या फिर 2 का बराबर आता है, ये सभी का अलग अलग आ जाता है तो फिर यहाँ पर आपका जो चतुर्भुज हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना कितना आप लोगों का आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है 9 नंबर में आपको बताना है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देखिए जब मैथ का जब स्पेशल वीडियो रहेगा तो उसमें आपको जो स्पेशल बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर एक बीच में आ गया था तो इसको इसलिए यहाँ पर जो स्किप कर दिया, ठीक है। अगर नहीं बताने का रहा था तो इसको हम क्वेश्चन यहाँ पर डालते ही नहीं, ठीक है। या तो फिर हमको जो है ये जब मैथ स्पेशल आपका चलेगा तो उसमें फिर इसको जो है डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर आपको क्या पूछा जा रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि यंग यूरोप की जो स्थापना है ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए यंग यूरोप की स्थापना की बात करें तो इमेजिनी के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए 10 नंबर में पूछा जा रहा है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए स्पिनिंग जेनी के आविष्कार की बात करें तो ये आपका जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया था, हारग्रीव्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 11 नंबर में बताना है क्रिया के मूल रूप को क्या कहता है। देखिए क्रिया करने का मतलब क्या है, यानी किसी भी अगर यदि कार्य को किया जाने का बोध किया जाता है, ये होने की संभावना होता है, उसको हम लोग क्रिया बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। इसको हम लोग धातु के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए आपको 12 नंबर में बताना है इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका तत्सम, दूसरा होता है आपका तद्भव। तो देखिए तत्सम हम लोग क्या कहते हैं, जैसे संस्कृत में कोई वर्ड है और हिंदी में उसका सेम टू सेम उसका प्रयोग हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसका तत्सम उसको हम लोग बोलेंगे। और कोई भी वर्ड जैसे मान लेते हैं कि उसका संस्कृत में अलग प्रयोग है और हिंदी में आने के बाद उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, न्यू वर्ड जो उसका बदल जाता है, उसको हम लोग तद्भव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द यहाँ पर आपका तद्भव है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए इनमें से आपका कौन सा शब्द जो है यहाँ पर आपका तद्भव हो जाएगा। तो तद्भव आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पत्ता जो ये आपका हिंदी में प्रयोग किया जाता है, लेकिन वही बात करें कि संस्कृत में इसका जो प्रयोग किया जाता है पन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ परिवर्तित इसका रूप है। तो परिवर्तित जो रूप होता है उसको हम लोग तद्भव बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को पूछा जा रहा है सही वर्तनी का यहाँ पर आपको चयन करना है, उत्तरदायी के लिए कौन सा यहाँ पर आपका वर्ड सही है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि सही वर्तनी के लिए यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका उत्तरदायी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन को पढ़िए, ये क्या है, औकत है, औकत में क्या ओ आपका उपसर्ग है। और ऑप्शन बी की बात करें तो अभेद, इसमें भी क्या है, ओ आपका क्या है, वो आपका अलग हो जाएगा, तो दूसरा आपका इधर क्या बन जाएगा, भेद बन जाएगा, ये भी आपका यहाँ पर क्या एक प्रकार का उपसर्ग है। ऑप्शन सी की बात करें तो असूचक, और सूचक भी क्या है, इसमें भी आपको ओ यहाँ पर आपका उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अनुज की बात करें तो देखिए अनुज में क्या है, तो ये आपका एक प्रकार का नाम है और ये इस प्रकार का यहाँ पर आपका किसी प्रकार की ओ जो है ये आपका उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर आपका फाइनली जो आंसर होगा ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है किसी प्रकार का आपको उपसर्ग नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार का नाम है, किसी व्यक्ति का ये नाम हो सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 15 नंबर में निम्न में से कौन सा द्रव्यमान संज्ञा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। द्रव्यमानवाचक संज्ञा यानी कि द्रव्यमानवाचक संज्ञा कहने का मतलब है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वजन ये द्रव्यमान के रूप में उसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका दूध हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये क्या है, तो एक प्रकार का द्रव्यमानवाचक संज्ञा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को यहाँ पर देखिए ये जो आपका है ये आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यमानवाचक संज्ञा यहाँ पर आपका नहीं होगा, यहाँ पर आपका मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। द्रव्यमानवाचक संज्ञा की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपका फिर मिठाई हो जाएगा, क्योंकि मिठाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपका द्रव्यमानवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है द्रव्यमान आपका। लेकिन वही दूध की बात करें तो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका द्रव्यमानवाचक नहीं होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सॉरी यहाँ पर आपका देखिए द्रव्यवाचक ही संज्ञा लिखा हुआ है। ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया तो इग्नोर करेंगे आप लोग। ठीक है तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 16 नंबर में बताना किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस पर निर्भर करता है बताइए। तो यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी के बारे में पूछा जा रहा है। तो एफ बराबर क्या होता है, c/2 होता है। क्या होता है, c/2 होता है। और ये जो फोकस दूरी होता है ये वक्रता केंद्र की आधी होती है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। क्या होता है कि ये वक्रता केंद्र की आपका क्या होता है, आधी होती है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि फोकस दूरी निर्भर करती है, तो ये किस पर निर्भर करती है, तो ये वक्रता केंद्र पर ही निर्भर करता है, यानी सी पर ही आपका निर्भर करता है। अब क्यों करता है, क्योंकि सी का मान अधिक होगा तो आपका फोकस भी अधिक होगा, सी का मान कम होगा तो फोकस दूरी भी आपका क्या होगा, कम होगा। तो फाइनली आपका आंसर जो है वक्रता त्रिज्या पर डिपेंड करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 17 नंबर में या खगोलीय पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक होगा कि एक खगोलीय दूरदर्शी अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्रमशः एफ बड़ी एफ तथा यहाँ पर आपको छोटी यानी कैपिटल और स्मॉल यहाँ पर एफ है। तो सामान्य समायोजन के लिए दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो एम बराबर यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ये बड़ी एफ बटे यहाँ पर आपको छोटी एम हो जाएगा। जब यहाँ पर आपका इसको समायोजित किया जाता है तो इसके लिए आवर्धन क्षमता बड़ी एफ बटे आपका छोटी एम हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है फ्लोरोसेंट, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में पराबैंगनी प्रकाश दृश्य प्रकाश में बदल जाता है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में पराबैंगनी प्रकाश दृश्य प्रकाश में बदल जाता है तो इस क्रिया में प्रकाश तरंगदैर्घ्य क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए इसमें प्रकाश तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तो इसमें बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिसको कि आपको खुद से भी यहाँ पर आपको याद रखना है, डायरेक्टली याद रखना है आपको, क्योंकि इसके लिए अगर हम प्रैक्टिकल के तौर पर आपको समझाएंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा फ्लोरोसेंट ट्यूब हो जाएगा। इसमें फिर आपका बोरॉन की जो प्रकाश बोरॉन किरणें इसमें आपका जो है
ये आपका गुजारना पड़ेगा, काफ़ी सारे इसमें जो आपका ये हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना, थ्योरी भी आपको थोड़ा थोड़ा अपने पढ़ा ही होगा, क्योंकि आपने अगर फॉर्म को फिलअप किया तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे कुछ भी, तो यहाँ पर आपको थ्योरी भी कुछ कुछ आपने पढ़ा होगा। इस प्रकार से आपका फाइनली आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 19 नंबर में बताना है कि ऊंचाई से झरने से गिरने वाले जल को झील में संग्रहित कर लेते हैं। इस जल की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। यदि विद्युत उत्पादन में ऊर्जा का उपयोग ना हो तो ऊर्जा का क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन ए में दिया वो नष्ट हो जाएगी, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ऑप्शन सी में यहाँ पर आपको दिया हुआ उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया हुआ रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए क्या हो जाएगा। मान लेते हैं कि किसी भी झील से क्या होता है कि जल का जब बहाव होता है उसको हम लोग स्टोर करते हैं, उसके बाद वो क्या होता है कि जो टरबाइन को घुमाने के काम में लाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि टरबाइन जब घूमती है तो वहाँ पर क्या होता है कि विद्युत धारा की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि उसका अगर हम लोग टरबाइन को घुमाने में अगर उसका हम लोग प्रयोग नहीं करते तो ये क्या हो सकता है, तो ये क्या होगा, उसमें ऊर्जा में आपका बदल जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए उसमें ऊर्जा में क्यों बदल जाएगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका ये जो है एक प्रकार का, ये मान लेते हैं कि ऊपर आपका यहाँ पर झील है, इसमें पानी स्टोर किया हुआ है, तो यहाँ से जब आपका पानी जो है यहाँ पर आपका बहेगा, इधर गिरेगा आपका पानी, तो ये क्या होगा, तो ये टरबाइन को घुमाएगा। अगर मान लेते हैं कि टरबाइन को नहीं घुमाता है तो जब पानी क्या होगा नीचे किसी न किसी स्तर पर ये क्या होगा, गिरेगी, और जब गिरेगी तो यहाँ पर आपका क्या होगा, पानी के अणुओं के बीच रगड़ होता है, और रगड़ के कारण वहाँ पर क्या होता है, तो आपका जो है उसमें ऊर्जा क्या होता है कि वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए पूछा जा रहा है 20 नंबर में, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए और उसके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहा जाए कि यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा प्रारंभिक मान का। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो Gm1 इंटू M2 बटे यहाँ पर आपका R स्क्वायर, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का मान होता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच अगर मान लेते कि कोई भी यहाँ पर आपको दो पिंड है और इन दोनों के बीच की दूरी को क्या किया जाता है, तो 2 गुना कर दिया जाता है। तो मान लेते कि यहाँ पर 2 गुना, ये जो होता है नीचे जो होता है ये R से हम लोग किसी भी दो पिंड के बीच की दूरी को R से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते कि अगर 2 गुना हम लोग कर देते हैं तो 2 गुना, तो पहले से ही आपका मान लेते 1 है और हम लोग कितना कर दिए 2 गुना, तो 1 में अगर 2 गुना कर दिए तो 2 हो गया, और 2 का फिर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका 4 हो जाएगा, यानी 1 बटे यहाँ पर आपका 4 बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका इसका तो कुछ ना कुछ हम लोग मान रखेंगे ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 बटे 4 हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका इसका आंसर आएगा बोलिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि घटकर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब घटकर 1/4 क्यों होगा, क्योंकि 4 से यहाँ पर आपका डिवाइड हो जाएगा, और किसी भी संख्या में हम लोग जैसे डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू जो होता है ये छोटा हो जाता है, चाहे हम लोग बड़ी संख्या से डिवाइड करें या छोटी संख्या से। बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो और छोटा होगा, छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो कम छोटा होगा। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो पूछा जाता है ये जो कांस्टेंट यहाँ पर आपका जी होता है, इस जी के बारे में आपको वैल्यू पूछा जाएगा, ठीक है। इन जी के बारे में आपको यहाँ पर वैल्यू रखना है। इसका जो वैल्यू होता है ये 6.67 इंटू 10⁻11 और ये आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब पर यहाँ पर आपका केजी स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यूनिट भी याद रखना है और साथ में आपका जी का वैल्यू भी रखना है। और साथ में छोटी जी की बात करें कि छोटी जी का वैल्यू आपका कितना होता है, तो छोटी जी के बारे में याद रखना है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यूनिट भी याद रखना है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और छोटी जी का जो वैल्यू होता है ये सबसे ज्यादा आपका ध्रुव पर होता है। इतनी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 21 नंबर में, यदि एक पृष्ठ पर कार्य करने वाले बल को दोगुना तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल को आधा कर दे तो दबाव क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात कि हम लोग यहाँ पर बल को कितना किए हैं 2 गुना। इसके बाद क्या किया जा रहा है यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर आपका जो इसका जो क्षेत्रफल है इसको आधा कर दिया गया। तो जब इसके क्षेत्रफल को आधा कर दिया गया तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये भी फिर आपका 2 गुना बढ़ जाएगा। आधा के अपना यहाँ पर आपको लॉजिक का भी यहाँ पर इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या किया 2 गुना बढ़ा दिया, 2 गुना बढ़ गया, और फिर यहाँ पर आपका आधा कर दिया तो फिर 2 गुना आपका बढ़ जाएगा। तो फाइनली आपका जो बढ़ करके आ जाएगा ये आपका 4 गुना हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 22 नंबर में, वायुमंडल के दाब पर हीलियम को
एक दबाकर उसका आयतन आधा कर दिया गया तो दाब क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। सबसे पहले उसको दबाया गया और दबाने के बाद उसका आयतन जो ये आपका आधा कर दिया गया, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आयतन आधा किया और इसको दबाया भी, तो सबसे पहले आयतन जब इसका आधा किया या क्षेत्रफल आधा किया तो उसी समय इसका 2 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपका फाइनली जो आंसर आएगा ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी तुरंत आपको लॉजिक दिया, आधा किया जाता है तो उसमें 2 गुना क्या तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, इसका आयतन भी आधा किया गया तो सिंपली समझिए कि 2 गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 23 नंबर में, किसी भौतिक राशि को माप कर इसे एन यू द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, एन यू द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ एन क्या है तो संख्यात्मक मान है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि एन संख्यात्मक मान तथा यू क्या है तो मात्रक यानी यूनिट है, तो सही संबंध क्या होगा ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि किसी भी हम लोग मान लेते हैं कि किसी भी चीज़ का हम लोग फोर्स निकालते हैं, एफ बराबर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग कितना निकाले हैं 10, तो 10 आपका ये संख्यात्मक मान होता है, लेकिन इसके साथ हम लोग न्यूटन लिखते हैं। न्यूटन क्यों लिखते हैं, क्योंकि न्यूटन जो होता है ये आपका क्या होता है, फोर्स का यूनिट है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका एन जो यहाँ पर आपका संख्यात्मक मान है, लेकिन यू जो है यहाँ पर आपका यूनिट है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो किसी भौतिक राशि को माप कर इसे एन यू द्वारा व्यक्त किया जाता है, एन क्या है संख्यात्मक मान तथा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि यू मात्रक है, तो सही संबंध इसके लिए आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें जो आपका फाइनली होगा, आपको एक चीज़ यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है, किसी भी चीज़ में अगर हम लोग संख्यात्मक मान को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, संख्यात्मक मान को बढ़ाते हैं तो यूनिट जो होता है, यूनिट आपका कम हो जाता है। यूनिट क्या होता है, कम हो जाता है, और यूनिट जब हम लोग बढ़ाते हैं तो संख्यात्मक मान कम हो जाता है, सॉरी बढ़ जाता है। ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है। क्या रखना है, तो संख्यात्मक मान किसी भी चीज़ में अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो यूनिट का वैल्यू कम हो जाता है, और यूनिट का वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो संख्यात्मक मान कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपका फाइनली जो आंसर आएगा एक दूसरे का क्या होगा, विलोमा अनुपाती हो जाएगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा घटेगा तो क्या होगा, आपका पहला बढ़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो एन अनुपाती आपका 1/u हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एक होता है आपका क्या होता है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि आपका 1 अनुपाती 2 है, तो इसका मतलब है 1 का वैल्यू बढ़ेगा तो 2 का भी बढ़ेगा, और 2 का बढ़ेगा तो 1 का भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ संख्यात्मक मान बढ़ेगा तो यूनिट आपका कम होगा, और यूनिट कम होगा तो संख्यात्मक मान बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आंसर जो होगा आपका फाइनली ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 24 नंबर में कि 5 न्यूटन तथा 10 न्यूटन का परिणामी बल नहीं हो सकता है, तो बताइए इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो परिणामी बल नहीं हो सकता ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर ध्यान से आपको समझ लेना है कि मान लेते हैं कि किसी भी पिंड पर अगर हम लोग 5 न्यूटन का सबसे पहले बल लगाते हैं, तो यानी कि F1 और F2 हो जाएगा। तो 5 न्यूटन का अगर किसी भी पिंड पर हम लोग बल लगाते हैं और एक तरफ से 10 न्यूटन का अगर बल लगाया जा रहा है, तो मान लेते हैं कि अगर दोनों बल अगर यहाँ पर क्या हो एक ही तरफ लग जाए तो यहाँ पर आपका 10 न्यूटन और प्लस 5 न्यूटन कितना हो जाएगा, तो ये आपका 15 न्यूटन हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर आपका जो कंडीशन बनता है क्या बनता है, तो हो सकता है कि 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और 5 न्यूटन का भी बल लगाया जा रहा है। अगर यदि ये मान लेते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है तो यहाँ पर 10 न्यूटन में 5 न्यूटन आपका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन यहाँ पर आपका क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि परिणामी बल नहीं हो सकता है। तो परिणामी बल तो यहाँ पर आपका दोनों है। तो यहाँ पर देखिए परिणामी बल का जो रेंज यहाँ पर आपका आ रहा है कितना आ रहा है, तो 15 और 5 आ रहा है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपका 5 और 15 इससे आपका अधिक या कम नहीं हो सकता है। तो 5 से आपका जो होगा इसका रेंज मैंने निकाला हुआ है, तो 5 से आपका अधिक हो सकता है या 5 हो सकता है, और 15 से आपका कम हो सकता है या 15 तक हो सकता है। 15 से आपका ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि दोनों का अगर हम लोग ऐड भी कर देते हैं तो ये आपका 15 तक ही हो सकता है। मान लेते कि आप बल यहाँ पर लगा रहे हैं और कोई एक लड़का और है तो यहाँ पर बल लगा रहा है, तो 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो दोनों मिलके जब यहाँ पर बल लगाएगा तो दोनों का ऐड होगा, तो 15 10 और 5 कितना हो 15। 15 से अधिक तो नहीं हो सकता है, तीसरा कोई आएगा तभी अधिक हो सकता है। इसका यहाँ पर रेंज कितना है, तो 10 और 5 के बीच ही रह सकता है। तो 10 और 5 के बीच देखिए तो ये आपका 12 हो सकता है, लेकिन 8 भी हो सकता है, क्योंकि 15 और ये 5 के बीच में, इसके बीच में आपका इतना न्यूटन का फोर्स लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका 4 न्यूटन है, तो 4 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका परिणामी बल नहीं हो सकता, क्योंकि 5 से कम हो ही नहीं सकता है। एक लड़का अगर 5 न्यूटन का फोर्स का कार्य कर रहा है, इससे आपका कम यहाँ पर आपका किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 5 न्यूटन दिया है, तो ये भी आपका यहाँ पर हो सकता है। तो बताइए इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 4 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि 4 न्यूटन आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए 25 नंबर पूछा रहा है कि एक वस्तु का ताप 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तब इसका सेंटीग्रेड में मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसका बराबर आपको यूज मिलते रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला होता है C/5 होता है, और F माइनस यहाँ पर आपका 32 हो जाएगा, और इसके वाला बटे यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, और बराबर करना है R बटे यहाँ पर आपको 4 करना है। R बराबर लगभग आपका नहीं ही मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए K - 200 आपका 73 हो जाएगा,
273 बटे यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। इस फॉर्मूला को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। इस पर हम लोग यहाँ पर अभी सेट करेंगे और यहाँ पर आपको देखिए कितना से जाना है, फ़ारेनहाइट से हमें सेंटीग्रेड में मान निकालना है। तो अब देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए सी बटे यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा और यहाँ पर को क्या करना है, f-32 करना है, क्योंकि ये देखिए सभी आपस में क्या बराबर, तो हम लोग को दो को जिसका जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग यहाँ पर उठा के रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए f का मान आपको कितना दिया 140, तो यहाँ पर आपका 140 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आपका 32 हो जाएगा और बट्टे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व कीजिएगा ना, तो सी का मान आप खुद से भी इसको निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी इसका आंसर आना होगा ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा आपका 60 हो जाएगा, इसको खुद से भी निकाल सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना, ज़्यादातर जो प्रश्न आपको पूछा जाता है अगर इसको मान लेते इनकेस आपको याद नहीं रहता है तो आपको क्या करना है कि आपको एक सेल्सियस वाला याद रखना है, दूसरा आपको केल्विन वाला याद रखना है। इसको हम लोग डिलीट करते हैं। अब यहाँ पर समझिए, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी भी मान को आपको दिया रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको 15 डिग्री सेल्सियस दे करके और पूछेगा इसका केल्विन में आपका मान कितना होगा, और दूसरी चीज़ जो पूछेगा 15 डिग्री आपको सेल्सियस दे करके और पूछेगा केल्विन दे करके इसको पूछेगा कि सेल्सियस में आपका मान क्या होगा। तो याद रखिए कि ये जो आपका केल्विन जो होता है ये बड़ा होता है, क्या होता है, ये आपका बड़ा होता है, सी के बाद ही ना होता है। तो ये देखिए के क्या होता है, आपका बड़ा होता है। अगर ये सेल्सियस में दे करके और केल्विन में पूछा जाता है तो इसमें आपको 273 को ऐड करना है। और दूसरी चीज़ याद रखिए कि अगर यदि यहाँ पर आपको केल्विन में दे करके और सेल्सियस में पूछा जाता है तो सेल्सियस आपका क्या है, तो ये आपका नीचे है, क्योंकि सी आपका कम समय में आता है, यानी कि सी का जो क्रमांक आता है ये आपका 3 पर आता है, जबकि के का आपका आगे आता है। तो मान लेते हैं कि के से अगर पूछा जाता है तो सी पर आपको आना है, तो क्या करना है 273 को आपको घटा करके आना है। ये ट्रिक आपको याद होना चाहिए, ये आपको बराबर पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका फाइनली आंसर इसके लिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही आज प्रश्न लेकर कहते मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। और बिहार फार्मर की स्पेशल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। इसके अलावा आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है, वहाँ पर आपको PDF इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ जाकर PDF लेकर के इजी में शेयर जो आप रीड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा वीडियो को आपको शेयर करते रहना है, और जितना कि जो है हेल्पफुल क्लास देते हैं इसके हिसाब से आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है। तो आप लोगों को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना है और वीडियो को शेयर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।